नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान युद्ध को लेकर संसार में मचे कोहराम के बीच भारत के 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। कहने को 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर पर जरा गौर कीजिए। यह संसार का पहला और एकमात्र चुनाव है जहां वोटिंग में 20 दिन बचे हों और 60 लाख जिंदा वयस्क लोगों को पता ही नहीं वो वोटर हैं या नहीं है। हाई कोर्ट के जज तक का नाम काट दिया और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रुको देखते हैं। जनता सड़कों पर है और प्रधानमंत्री लोकतंत्र के भाषण देते घूम रहे हैं। एक नागरिक इससे पहले इतना असहाय कभी नहीं था। सबने मिलकर लोकतंत्र का कचूमर निकाल दिया है। आधा चुनाव प्रचार निकल गया और वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि अब न्यायिक अधिकारी इस काम को पूरा करेंगे। मतलब एक तरह से उसने भी मान लिया है कि यह चुनाव आयोग के बस का नहीं है। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। मालदा में तो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के विरोध में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को ही बंधक बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें 9 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, खाना पानी तक नहीं मिला। कोर्ट ने कहा यह घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। अब सुप्रीम कोर्ट तो यह भी नहीं कह सकता कि पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़ी पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के पास चली गई है। हर डीएम चुनाव आयोग के इशारे पर नाच रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद डीजीपी को धमका चुके हैं कि ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कसूर किसका है? और सवाल यह भी है कि क्या यह केवल कानून व्यवस्था का मामला है या फिर एक नागरिक को लोकतंत्र में भागीदारी के संविधान से मिले सबसे बुनियादी अधिकार वोट देने के अधिकार पर कुठाराघात से पैदा हुई बेचैनी? और क्या कोई भी व्यक्ति, संस्थान, सिस्टम या समूह इसे दरकिनार करके केवल पुलिस, लाठी और दमन के दम पर नागरिकता के बोध को ठिकाने लगा सकता है? जो भी हो, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ढह गई है। बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों से उनके निष्क्रियता पर जवाब मांगा। अब सुनिए पूरी घटना। दरअसल 1 अप्रैल को मालदा में सुबह 10 बजे से ही प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे होने लगे थे। फिर सारे समूह माताबारे स्थित बीडीओ ऑफिस पहुंचने लगे और प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही घंटे में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के विरोध में हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर मालदा के माताबारी स्थित बीडीओ ऑफिस पहुंचे। ये सभी अधिकारी एसआईआर प्रोसेस से जुड़ा काम देख रहे थे। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के ऑफिस पहुंचने की सूचना मिलते ही हजारों स्थानीय लोग बीडीओ ऑफिस के बाहर जमा हो गए। सारे लोग एसआईआर में नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का घेराव कर लिया। सभी 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को वहीं बंधक बना लिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए तो। लेकिन पर्यवेक्षकों ने जनता को अपनी बात रखने तक से इनकार कर दिया। कई घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी जब नहीं हटे तो उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर ले जाया गया। इस दौरान भी रास्ते में बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई। रात लगभग 12 बजे जिस गाड़ी से न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया, उस गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इससे गाड़ी के शीशे टूट गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट तमतमा उठा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से और राज्य की तरफ से, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ से, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी पैरवी कर रही थी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और डीएस नायडू इलेक्शन कमीशन की तरफ से खड़े हुए। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने देखा है, क्या हुआ है?
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, हाँ मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है। मेनका गुरुस्वामी ने कहा, यह गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां मौजूद नहीं था। मुझे रात में मौखिक रूप से आदेश देने पड़े, खाना और पानी तक नहीं लेने दिया गया। इस पर तुषार मेहता बोले, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अब राज्य पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। भाजपा के लिए बड़े फायदे का है। जस्टिस बागची ने कहा कि जिन व्यक्तियों को अब कानून व्यवस्था सौंपी गई है उन्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। कृपया पूछताछ करें। राज्य के ऐसे नेता हैं जिन्हें एक स्वर में बोलना चाहिए। हम यहां विशेष अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हैं। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने कहा, हम सभी जानते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को विरोधी के रूप में काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने बेफरते हुए कहा, मिस्टर एडवोकेट जनरल, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में आप में से हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पता नहीं राजनीतिक भाषा बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं, और है तो कैसे है। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा, हमने कभी इतना ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा। यहां तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीति झलकती है। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता उपद्रवी कौन है? कम से कम मैं रात 2 बजे तक सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। अगर विरोध अराजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वो मौके पर पहुंचे और देखें कि क्या हो रहा है, कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है? 5 बजे इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और रात के 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां नहीं पहुंचा था। अब यह अपने आप में सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस भाजपा के नेताओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में तो भाजपा भी आती है और वो राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी है। या फिर चीफ जस्टिस का इशारा केवल तृणमूल कांग्रेस की तरफ था? और अगर केवल तृणमूल कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि राज्य में उसकी सरकार है, तो सरकार की पूरी मशीनरी जो भी कानून और व्यवस्था को संभाल रही है वो चुनाव आयोग के हिसाब से काम कर रही है। उस पर मुख्यमंत्री का, सरकार का कोई अधिकारी नहीं है। तो कटघरे में ज्यादा कौन है और कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं, अफसरों को बदल दिया गया है, अब सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, सारी जिम्मेदारी उसी की है। वहीं टीएमसी ने कहा कि मालदा की घटना की जिम्मेदारी अमित शाह की है। वे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में बार बार नाकाम रहे। कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। बंगाल की शांति पर राजनीति हुई। बंगाल इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नाकामियों पर एक शब्द नहीं कहा और आदेश पारित किया कि सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। हालांकि सीबीआई की स्वतंत्रता पर अलग अलग अदालतें खुद कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं। खैर, कोर्ट ने कहा, चीफ सेक्रेटरी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी 6 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए भाजपा लंबे समय से जोर लगा रही थी और चुनाव आयोग बहाने तलाश रहा था, चुनाव आयोग राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इस पूरी सुनवाई में गौर कीजिए, पूरे आदेश में, पूरी बहस में नागरिक कहां है? नागरिकता के अधिकार कहां है? उसकी रक्षा की गारंटी कहां है, जिसकी हिफाजत के नाम पर लोकतंत्र खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, वकील और जज साहबान हैं, सरकारें हैं, हाकिम हैं, हुजूर हैं। उसका वोट देने का अधिकार कहां है? कौन इसकी गारंटी लेने को तैयार है? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।